हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, इसके पहले हमने फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। अब आज हम देखने जा रहे हैं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। इसको कई सारी बुक में या कई सारे लोग डी ब्रोगे भी कहते हैं। ठीक है, डी ब्रोगली कहो, डी ब्रोगे कहो, व्हाटएवर। अब अगर मैं बात करूं बेटा आज से कई सालों पहले की, यानी अप्रोक्सीमेटली 1805 में, तो कहा जाता था कि जो लाइट है, लाइट यानी रेडिएशंस आर वेव्स, है ना। प्रूव किया था साइंटिस्ट ने कि ये वेव है। कैसे प्रूव किया था? बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे इंटरफेरेंस के, पोलराइजेशन के, डिफ्रैक्शन के। बड़ा 100 साल या 125 साल तक लोग भाग मानते रहे कि ओके यार ये वेव है। फिर अचानक से अप्रोक्सीमेटली 1924 में एक हमारे पीएचडी वाले भाई साहब आए जिनका नाम था डी ब्रोगली। एक्चुअली ये पीएचडी कर रहे थे और इन्होंने एक थीसिस लिखी थी। आपको पता है ना, 4 साल 5 साल जो पीएचडी करता है वो रिसर्च करके थीसिस लिखते हैं। अगर वो मान लिया गया तो आप डन, डॉक्टरेट हो गए आप, और अगर नहीं माना तो फिर से आप थीसिस बनाओ। सो इन्होंने कुछ थीसिस दी थी कि नेचर इज सिमेट्रिकल। मतलब इनका कहने का मतलब क्या था कि अगर लाइट जो कि वेव है और वो साथ ही साथ पार्टिकल भी है ना। हमने पढ़ा था ना इससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो उसमें क्या बताया था हमको कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण वो वेव है। मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट प्रूव हो चुका था। सो डी ब्रोगली ने ऐसा कहा, देखो इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। इन्होंने हाइपोथेसिस मतलब कि बस एक कहानी, हाँ ये बाद में जाके कहानी सच भी हुई, बट इस समय उन्होंने एक चीज बताई, एक रिलेशन बताया कि अगर लाइट जो कि वेव है और वो पार्टिकल हो सकता है, तो जो मैटर है, मैटर यानी कि ये बोर्ड या मार्कर, आप, मैं, हम सब जो कि एक पार्टिकल है, तो वो भी वेव होंगे। अब उस समय के साइंटिस्ट बड़े हैरान, बोले ये लड़के ने ये क्या बात कर दी? भाई डी ब्रोगली वो भी तो कभी लड़के थे। ठीक है, तो बाकी साइंटिस्ट चौंक गए, बोले ये क्या बात हुई? जो इनके खिलाफ थे, देखो साइंटिस्ट होते तो इंसान ही है, जेलसी तो उनके अंदर भी होती है। उंगली शुरू कर दी, बोले कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है। बुलाया आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन उस समय के महान खिलाड़ी, साइंटिस्ट की दुनिया में महान खिलाड़ी थे। उनको बुलाया गया, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी सेंटेंस को पढ़ा। ठीक है, एक्चुअली जो सेंटेंस डी ब्रोगली ने दिया था वो ऐसा था, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड विथ इट। ये था उनका स्टेटमेंट। उन्होंने क्या बोला बेटा? एवरी मूविंग पार्टिकल, कंडीशन लगा दी। आप बैठे हैं ना, आप वेव नहीं है। अगर आप मूव करेंगे, आप जब चलेंगे ना, तो आप एक वेव बन जाएंगे। आइंस्टाइन ने भी देखा, प्रूफ तो नहीं था, लेकिन आइंस्टाइन ने बोला कि बंदे के बात में दम है, और लेटर ऑन इस चीज को प्रूव भी किया गया। सो इनको एक नोबेल प्राइज मिला इस चीज के लिए। और प्रूव किसने किया था? जर्मन एंड डेविसन साइंटिस्ट ने प्रूव किया था और उनको एक नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, उन्होंने प्रूव किया था, लेकिन उससे पहले बताया इन्होंने था। सो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने पूरा टोटली कंपैरिजन किया लाइट के साथ, कि लाइट वेव होने के साथ साथ पार्टिकल है, इसका मतलब मैटर पार्टिकल होने के साथ साथ वेव भी है। और बेटा इन्होंने ना एक लैम्बडा, हमको वेवलेंथ की एक रिलेशन दे दिया, वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p, जहां पे h का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमें पता है 6.676 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और p का मतलब है बेटा मोमेंटम। यहां पे p का मतलब क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है? मास इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और अगर वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसके अंदर एक वेवलेंथ है। बेटा जरा ध्यान से सुनो, मोमेंटम लीनियर मोशन के साथ होती है, पार्टिकल के साथ जुड़ी हुई चीज है। मोमेंटम को हम वेव में नहीं जोड़ते, मोमेंटम को हम पार्टिकल के साथ जोड़ते। और लैम्बडा वेवलेंथ वो तो वेव की प्रॉपर्टी है।
क्या आपने कभी बोला है कि ये कार चल रही है तो उसकी मोमेंटम इतनी है, सॉरी वेवलेंथ इतनी है? नहीं सुना ना, बिकॉज ये तो वेव के लिए है। सो डी ब्रोगली ने क्या किया, एक वेव की प्रॉपर्टी को पार्टिकल के प्रॉपर्टी के साथ रिलेट कर दिया। समझ आ रहा है? एंड ये एकदम सच थी। अच्छा, अब जनरली आप बोलेंगे कि सर देखो आप अभी चल रहे हो, आप तो कमर नहीं मटका रहे मतलब वेव नहीं है, ठीक है। वेव क्या होता है बेटा, ऊपर नीचे होना, कमर मटकाना, इन शॉर्ट। आप तो ऐसे नहीं चल रहे हो, आपके तो वेव नहीं है। चलो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये हैंडसम राजा है जिसका नाम है शेलू। इसका मास है 100 kg और ये कुछ वेलोसिटी के साथ आगे चल रहा है। मान लेते हैं कि चलो वो वेलोसिटी बेटा होगी 10 मीटर पर सेकेंड मान लो अभी। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीस वेवलेंथ, देखो ये जो लैम्बडा है ना बेटा, इसको हम कहते हैं डी ब्रोगलीस वेवलेंथ। क्या इसका है फॉर्मूला? h बाय मोमेंटम, h बाय mv, h बाय मास कितना है 100 kg इंटू वेलोसिटी कितनी है 10, और बड़ा h की वैल्यू हमको पता है 6.6। अभी हम 6.6 लेके चलते हैं इंटू 10⁻34। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻37। ये 3 हो गया, 3 ऊपर जाएगा माइनस। बेटा ये आंसर तो मीटर में आया बेटा, ये 3 0 है ना, तो 3 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 37। बट आप खुद देखो लैम्बडा वेवलेंथ कितनी छोटी आई है। अगर मैं बेटा इसको एमस्ट्रॉन्ग में भी कन्वर्ट करूं, सो एमस्ट्रॉन्ग में भी ये होगा 6.6 इंटू 10⁻27 एमस्ट्रॉन्ग, -27। इतनी छोटी वेवलेंथ है कि हमको नजर ही नहीं आती है। इसीलिए साइंटिस्ट बोलता है या फिजिक्स कहता है कि अगर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उस पर आपको वेवलेंथ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर यहीं पे हम कोई क्वांटम पार्टिकल ले लेवे, क्वांटम पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो उनके ऊपर हमें वेवलेंथ नजर आएगी। मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। हमको पता है बेटा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा, चार्ज नहीं मास, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वो जो आप कह रहे हैं 1.6 वो चार्ज है। और बेटा इसकी स्पीड लगभग होती है इन टर्म्स ऑफ बेटा 10⁻³ -4 समथिंग है, ठीक है। अभी अप्रोक्सीमेट हम लेके चल रहे हैं। अब बेटा इस वैल्यू को आप जब यहाँ पे पुट करोगे तो लैम्बडा की वैल्यू, जब आप ये सारी वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आती है 7.33 एमस्ट्रॉन्ग। यानी कि अब ये कंपेरेबल हो गई। बेटा जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है 400 एमस्ट्रॉन्ग, तो इसकी भी एमस्ट्रॉन्ग अब कंपेरेबल हो गया है 400 और 7.33, इट्स अ कंपेरेबल। यानी ये वेवलेंथ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी सी वेवलेंथ नोटिस होती नहीं है। इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड या तो इट कैन नॉट बी नोटिस्ड। सो यही कारण है बेटा कि जो मैसिव पार्टिकल्स या मैसिव ऑब्जेक्ट्स है उस पे वेव हमें समझ नहीं आता। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, बड़ा कोई भी मैटर इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है, यस और नो। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी छोटी सी चीज वो एक वेवलेंथ दिखाती है। एंड इट हैज बीन प्रूव्ड बाय डेविसन एंड जर्मन दैट इलेक्ट्रॉन्स डू हैव वेव नेचर। अच्छा आपने वैसे पढ़ रखा है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन sp-df ऑर्बिटल। तो वो क्या है बेटा, वो वेव का तो एक रूप है। sp-df ऑर्बिटल्स आर नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ वेव। ओके, सो दैट्स इट। यही था डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड उनका रिलेशन। अब बेटा इस फॉर्मूला को हम थोड़ा अलग अलग रूप में देख लेते हैं। जैसे कि लैम्बडा इज इक्वल टू h/p हमने देखा। अब हम केस 1 ले लेते हैं जहां पे मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी में देखेंगे। पर एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है या कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज है, उसका मास है m और वो v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है।
तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। और बेटा मोमेंटम क्या होता है, mv। रिलेशन बन सकता है ना यहाँ पे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv इंटू वी। v² को हमने तोड़ दिया, v इंटू वी कर दिया, mv की जगह में हम क्या लिख लेते हैं, अच्छा काइनेटिक एनर्जी को मैं k लेके चलता हूँ, इज इक्वल टू हाफ pv। बोलो सही है। सो यहाँ से p क्या बन जाएगा बेटा, 2k/v। अच्छा मुझे अगर काइनेटिक और मोमेंटम का रिलेशन मास के टर्म्स में चाहिए, एक काम करते हैं, मास के टर्म्स में रिलेशन लिखते हैं। ये सही है, बिल्कुल सही है, बड़ा मास के लिए चाहिए हमें। एक काम करते हैं, v यहां से v की फॉर्मूला निकालते हैं, p/m, इसको यहां पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इनटू p/m का होल स्क्वायर। बोलो सही है। अब क्या होगा, मास से मास कट है ना, क्या हूं, स्क्वायर है ऊपर, हाफ इंटू m इंटू p²/m², m से m गया, सो यहाँ से p² क्या हो जाएगा, 2km। ये एक m था ऊपर, ये 2 भी ऊपर, सो p इज इक्वल टू √2km। सो लैम्बडा की काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में एक और फॉर्मूला आ गई, h/√2km। क्लियर, समझ आया। ओके चलिए आइए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। Okay, an electron, an alpha particle and a proton have same kinetic energy. Which of these has the shortest de Broglie wavelength? देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी अभी हमने देखा था, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, अगर वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देना हो तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, h/2√2km, जहां पे h हर किसी के लिए कांस्टेंट, m काइनेटिक हर किसी के लिए कांस्टेंट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू √m? यस और नो। प्रोटॉन हो कि अल्फा पार्टिकल हो कि इलेक्ट्रॉन हो, हर किसी के लिए ये वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम है, क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, बेटा अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम आयन, He++, पता ही होगा आपको, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो बेटा इसका मास हो जाता है 4 AMU, प्रोटॉन का मास हो जाता है 1 AMU, एंड इलेक्ट्रॉन तो बेटा बहुत छोटा है, इसको आप कह सकते हो 1/1637 AMU। बस ये वैल्यू देख लो। सबसे ज्यादा मास किसका है, इसका सबसे ज्यादा मास है। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, मतलब अल्फा की वेवलेंथ सबसे कम होगी, फिर प्रोटॉन की होगी और फिर इलेक्ट्रॉन की होगी। समझ आ रहा है। सो डी ब्रोगली ने यही कहा था कि जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा उतना उसका वेव ज्यादा हमको देखने को मिलेगा। क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बड़ा यही चीज हम देख लेते हैं एक और केस 2। केस 1 क्या था, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में था। अब हम देखने जा रहे केस 2, लैम्बडा इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। सपोज करो बेटा कि आपने कोई 2 प्लेट ले ली है, यहां पे आपने लगा दिया है पॉजिटिव पोटेंशियल और यहां पे आपने लगा दिया है नेगेटिव पोटेंशियल, और मान लो कि ये चार्ज जो है, चार्ज ये इस तरफ फ्लो कर रहा है कुछ v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। सो यहां पे देखो हमने अभी तक क्या देखा था, मोमेंटम देखा था यहाँ पे, राइट। लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय मोमेंटम, या तो फिर हमने एक और फॉर्मूला देखी h/√2km, जहां पे k मतलब काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा एक बात बताओ, ये चार्ज अगर यहां से यहां जा रहा है मतलब उसको वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, Q इंटू V। बड़ा पोटेंशियल क्या होता है,
लास्ट टाइम मैंने बताया था ना पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी। चलो डेल्टा वी ले लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस भूल गए? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, याद है कि नहीं? भूल गए? सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बेटा? वर्क डन अपॉन चार्ज। सो यहां से वर्क डन कितना हो जाएगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल, यस और नो? अच्छा, लेकिन वर्क डन मतलब एनर्जी। अच्छा, इस चार्ज के पास कौन सी एनर्जी होगी बेटा? अगर v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। सो हियर द वर्क इज डन इन टर्म्स ऑफ, या तो आप कह सकते हैं वर्क इज डन ऑन द अकाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कुछ याद आया? ऑन द अकाउंट ऑफ, यार ये वर्क डन मतलब एनर्जी, कौन सी एनर्जी इसके पास है? ये चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये वर्क डन और कुछ नहीं है, ये वर्क डन क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, Q डेल्टा V। इसको लगा दो यहां पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे, ये क्वेश्चन हम हटा देते हैं। यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ यहां से क्या हो जाएगा? H अपॉन रूट 2, K की जगह पे Q डेल्टा V M। यह आ गया आपके लिए लैम्बडा की वैल्यू, H बाय 2Q डेल्टा V M, जहां पे Q मतलब चार्ज, डेल्टा V मतलब पोटेंशियल अप्लाइड एंड M मतलब मास ऑफ चार्ज। क्लियर? अब अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, हम यहां पे चार्ज ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। सो इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है 9.1 × 10⁻³ kg। इसकी वेलोसिटी होगी, कोई भी वेलोसिटी होगी, और क्या बचा? चार्ज। क्या मैं इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा लिख सकता हूं? H अपॉन रूट ऑफ 2, Q की जगह पे E डेल्टा V और M की जगह पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से ये पता है, ये पता है, ये पता है, बोलो सही है? बड़ा जब सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे सो यहां से आंसर आता है रूट 150/V, और यहां पे जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा आपको इन एंगस्ट्रॉम्स। अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और इसका आंसर मिलेगा आपको एंगस्ट्रॉम के अंदर। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करिए। अब रूट 150 करोगे तो कुछ 12.27 आता है अपॉन रूट V। तो आप चाहे तो ये या ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कब? जब इलेक्ट्रॉन होगा तब। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई दूसरा चार्ज है, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगी। यानी कि इसके लिए हमने और भी दो फॉर्मूला देख ली, H अपॉन 2 Me QV, ठीक है? डेल्टा V लिख लेते हैं पोटेंशियल, और अगर इलेक्ट्रॉन है सो इलेक्ट्रॉन के लिए रूट 150/V, ठीक है? समझ आया बच्चा लोग? सो ये था डी ब्रोगली वेवलेंथ की सारी कहानी। चलिए इसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड डी ब्रोगली's wavelength of an electron associated with it if it is accelerated। हाँ, आपको कई बार ना एग्जाम में दिया जाएगा, जैसे कि हमने अप्लाइड पोटेंशियल लिखा है ना, तो इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज भी लिख सकते हैं। चार्ज एक्सेलरेट कब होगा? जब उस पर पोटेंशियल होगा, सीधी सी बात है। इफ इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो। चलो तो देखिए बच्चा लोग, आपको इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ 150/100, सॉल्व करो तो बड़ा आपका आंसर आ जाएगा समथिंग कुछ 1.2 मीटर।
ठीक है, सॉरी नॉट मीटर, इट विल बी इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चा लोग, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। इसके बाद बेटा हमें थोड़ी गैस की और बात करनी है, मतलब गैस के रिलेटेड डी ब्रोगली ने कहा था, देखो गैस मॉलिक्यूल वो भी तो बेटा बहुत लाइट वेट होते हैं, यानी कि उसकी वेवलेंथ कितनी होगी इस बारे में हम हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे डेविएशन एंड जर्मन थ्योरी। थैंक यू।